अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और खुशगवार मौसम के साथ आपको मैं खुशामदीद कहूंगी। और मेरे साथ है हसनैन लियाकत, मेरे साथ है गजल अशरफ। फाइनली जिस बारिश का इंतजार था 4 माह बाद वो बारिश इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और मुल्क के दीगर इलाकों में हुई है और पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एग्जैक्टली खुलकर बरस रही है। अभी जब मैं गाड़ी में कुछ काम के लिए गया तो वहां पे भी बारिश थी और मैं बिल्कुल भीग चुका था और बड़ी मुश्किल से जो है मैं ड्रायर से अपने आप को वापस जो है वो ड्राई करके आया हूँ, सुखा के आया हूँ। सो खवातीन वज़ात, बारिश फाइनली मुबारक हो। अब बारिश भी यहाँ पे फेस्टिविटी बन चुकी है, वो भी सर्दियों के मौसम में। और सर्दियों के मौसम में हम बारिश के बगैर 4 महीने गुजार चुके थे, लेकिन खुदा करके कुफ्र टूटा है। और ये जो बारिश हुई है गजल, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका फायदा अल्टीमेटली बीमारियां खत्म होंगी। उसके बाद आपने देखा होगा रावल डैम से हमें इत्तलात आ रही थी कि वहां पे सिर्फ 41 दिन का पानी बाकी बच गया। तो पानी का शॉर्टेज रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी और पूरे मुल्क में होता। वो पानी का शॉर्टेज अब नहीं होगा और बहुत सारी और भी बारान रहमत अपने साथ नवीदें लेके आई है। और डेफिनेटली ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि फाइनली बारिश हो चुकी है। रमजान भी आने वाला है और रमजान से पहले जिस तरह से ये ठंडी हवाओं के झोंके और सर्दियों की पहली बारिश जो इस वक्त आपको पता है कि चल चुकी है और इससे बहुत से फायदे होने वाले हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ही मजा आ रहा था जब आज सुबह में आ रही थी, तो इतना खुशगवार मौसम देख के ना मेरा दिल वैसे ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर बीमारियां जो इस तरह से हम आए रोज डिस्कस कर रहे थे, जुकाम और इन्फ्लुएंजा और बहुत सी ऐसी दीगर बीमारियां जो लग रही थी, उसके बाद आप देखें कि दरख्त और ग्रीनरी जो बिल्कुल सूखी और बिल्कुल बेजान सी थी, जिस तरह से वो पत्ते अब चहचहा रहे हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त मौसम है। और नॉर्मली गजल होता ही है कि सर्दियों में आप बारिशों से तंग हो जाते हैं। लेकिन इस दफा ऐसा था कि सर्दियों में पूरा पाकिस्तान बारिशों को तरस रहा था। बारिशों के हवाले से दुआएं हो रही थी, इज्तिमाई नमाज पढ़ी जा रही थी कि किसी तरह से बारिश और फाइनली बारिश हुई है और मुल्क के तमाम तर इलाकों में बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई और पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। और आप देखेंगे जो मौसम बदल चेंज हो गया था, एकदम से आपको गर्मी फील हो रही थी। दिन में लोगों ने स्वेटर्स इस्लामाबाद की हद तक भी उतार दी थी, सुबह शाम तक स्वेटर का रुझान रह गया था। अब वो वापस से तकरीबन अगले 2-3 हफ्तों के लिए मौसम आपका अच्छा हो गया है। और सिर्फ ये पिंडी इस्लामाबाद नहीं बल्कि मरी भी, इसके साथ साथ जलालपुर, भटियां, इसके साथ आप गुजरावाला और दीगर जितने भी शहर हैं वहां पर सब जगहों पर इस वक्त बारिशें हो रही हैं। तो बाकायदा आगाज कर लेते हैं सोशल स्टोरीज का, आगे बढ़ते हैं जी, क्योंकि अब आपको लिए चलते हैं पंजाब। आगे बढ़ना भी जरूरी है। शादी बयान में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर पंजाब ने सख्त नोटिस ले लिया है। इससे पहले भी इस तरह की इत्तलात थी क्योंकि ये ऑर्डर्स जारी किए गए थे, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो अब वज़ीर पंजाब ने सूबे भर में शादी बयान की तकरीबात में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत की जाती है कि इस पाबंदी पर सख्ती से अमल किया जाए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वन डिश के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने भी होंगे, फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और फार्म हाउसेज और निजी मकामात पर होने वाली तकरीबात पर भी इस कानून का इत्तलाक होगा। और इंतजामिया को यह भी हिदायत की गई कि सख्त मॉनिटरिंग की जाए। और मरियम नवाज ने वन डिश कानून की अहमियत पर जोर देते हुए मजीद ये भी कहा कि महंगे खानों का रुझान वालिदैन के लिए मुश्किलात पैदा कर देता है। ज़ाहिर है जो लोग इस्तिताअत नहीं रखते उनके लिए थोड़ा सा ये फिर मुश्किल हो जाता है और जब इसके मनफी जो असरात होते हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं फैमिलीज को। बिल्कुल ऐसी है, वो शेर भी है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से इतना ही कहूँगा कि आप ठीक है वन डिश के हवाले से इक़दाम कीजिए, लेकिन जब आप अपने बेटे की या फिर अपनी बेटी की शादी करवाएं या फिर अपने भतीजों की शादी करवाएं तो उसको भी थोड़ा सा सिंपलीफाई रखें। उसमें सिंपलिसिटी होगी तो तमाम तर लोग सिंपलिसिटी की तरफ जाएंगे। आपकी शादियों की तकरीबात 30 दिन तक चलती हैं, 40 दिन तक चलती हैं। फिर हमारे पास खबरें आती हैं कि ये लहंगा इतने करोड़ का है, ये बैग इतने करोड़ का है। ये हमारे पास तो ये भी खबरें आती हैं कि जो ब्राइड है उससे ज्यादा महंगे ड्रेसेस मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पहने। तो आपने सादगी के रुझान को अगर फरोग देना है और उस पर पूरी कौम को लगाना है, इवन छोड़े पूरी कौम को, अपने सूबे पंजाब को लगाना है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, आपको ये स्टेप उठाना होगा। और जब आप ये स्टेप उठाएंगे लोग कहेंगे ओह हमारी अगर चीफ मिनिस्टर ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप खुद बड़ी गाड़ियों में आते हैं, शाहाना गाड़ियों में आते हैं, बड़ी शादियां करते हैं, तो कोई भी शख्स इस तरह से वन डिश की तरफ नहीं जाएगा। सो अमल कीजिए, उसके बाद फिर गिला भी कीजिए, कवानीन भी पास कीजिए, जुर्माना भी कीजिए। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी गजल ने आपको बताई थी, वो स्टोरी ये थी कि नेपरा ने गैर कानूनी तौर पे तनख्वाहों में इजाफा किया था। वफाकी हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को बगैर मंजूरी तनख्वाहें बढ़ाने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि नेपरा के चेयरमैन और मेंबरान ने अपनी तनख्वाहों में 3 गुना इजाफा कर लिया, जिसके बाद चेयरमैन की तनख्वाह
3.2 मिलियन मतलब कि 32 लाख रुपए, जबकि दीगर मेंबरान की तनख्वाहें 2.9 मिलियन रुपए मतलब कि 29 लाख तक पहुंच चुकी हैं। जराए के मुताबिक नेपरा हुक्काम ने ये इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर किया, जो नेपरा एक्ट की बजात खुद खिलाफ वर्जी है, और हुकूमत ने नेपरा से इस गैर कानूनी इकदाम की वजाहत तलब कर ली है और मामले पर सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया है। फाइनली सम गुड न्यूज फ्रॉम इस्लामाबाद। एग्जैक्टली, क्योंकि कल जब हम इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे थे तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि एक बिल्कुल गैर कानूनी अमल है, और जैसे कि हमने कल भी इस हवाले से बात की थी कि विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर नेपरा ऐसे कर ही नहीं सकता, बिल्कुल तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकता। और आपको पता है कि अगर वो तनख्वाहें ना भी बढ़ाए ना तो उनकी मराद को मिलाकर उनकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन 8 से 10 लाख तक बनती है, लेकिन 20 से 22 लाख तक का इजाफा करना ये तो फिर बहुत ज्यादा गैर कानूनी अमल है। लेकिन अब फाइनली उसके क्या है कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। आज देखिए बारिश हो रही है और शायरी भी आ रही है। एग्जैक्टली, शायरी भी आ रही है और अच्छे अच्छे जो है हमें खबरें भी मिल रही हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नीली रोशनी में नजर आने वाले चमकदार धब्बे दरअसल होते क्या हैं। कहाँ से ढूंढ लेती हैं सोशल स्टोरीज आप? मैं इस तरह की सोशल स्टोरीज इसलिए ढूंढती हूं, नीली रोशनी, धब्बे, फिर कोई जो है आप जानवर ढूंढ के ले आती हैं, खूबसूरत सी तितलियां ढूंढ के ले आती हैं। बिल्कुल, कभी आपने देखा है, कभी आप आसमान की तरफ देख रहे हो और बिल्कुल आपके विजन के मुताबिक जो डॉट्स होते हैं वो घूम रहे हो, तो आपको कैसा फील होता है उस वक्त? वो तो फिर एक फैसिनेशन होती है। बिल्कुल, आपको ये भी लगता होगा कि बस आसमान को देख रहे हैं तो वही घूम रहा है। लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है, क्योंकि आपने कभी खुले आसमान की नीली रोशनी में छोटे रोशन धब्बे हरकत करते हुए देखे हैं। तो ये एक आम बसरी मंजर है जिसे ब्लू फीडा कहा जाता है, एंटोपेटिक फिनोमिनन कहा जाता है अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो। और ये इस वक्त होता है जब सफ़ेद खून के हीले जो सुर्ख खून के हुलियों से बड़े होते हैं, आंख की पतली नसों से गुजरते हैं और फिर रोशनी को गुजरने में आर्जी खला पैदा करते हैं, जिसके नीचे नीली रोशनी आंख के जो आपका रेटिना होता है उस तक पहुंचती है और फिर नुक्तों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और ये सबसे ज़्यादा वाज़ेह तब होता है जब कोई शख्स साफ नीले आसमान को देखता है, और ये एक आम और बेज़रर फितरी अमल है। क्या बात है, ये फितरी अमल है। आपने उर्दू बहुत ही मुश्किल इस्तेमाल की है, लेकिन फिर भी मैं भी समझ चुका हूँ और सबको ये समझना चाहिए कि ये फितरी अमल भी है और आपकी आंख के अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो इस तरह की चीज़ को क्रिएट करते हैं। जितना गज़ल ने बताया यही आप समझ लीजिएगा और इसके बाद इसको एंजॉय कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, अगली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा। गज़ल, जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो नौजवान पाकिस्तान में भी मायूस हैं, लेकिन हालिया जो आलमी रिपोर्ट है उसके मुताबिक नौजवान नस्ल पूरी दुनिया में मायूसी का शिकार है। अच्छा, एग्जैक्टली आलमी सतह पर नौजवान नस्ल की भी होंगे। हाँ एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ। आलमी सतह पर नौजवान नस्ल की जो खुशी है उसमें नुमायां कमी देखी जा रही है, जिसका इंकशाफ 2024 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, कनाडा और कई मगरबी ममालिक में 30 साल से कम उम्र अफराद बड़ी उम्र के अफराद की निस्बत कम खुशी महसूस कर रहे हैं। और माहिरीन के मुताबिक जो गज़ल आप पूछ रही थी, इसकी बड़ी वजूहात में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो माशी मुश्किलात हैं, आपकी इकनॉमिकल मुश्किलात हैं, फिर सोशल मीडिया का दबाव भी है और माहौलियाती तब्दीलियों के खदशात शामिल हैं। एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में तकरीबन 1/3 नौजवान ज़हनी सेहत के मसाइल की वजह से तिबी मदद हासिल कर चुके हैं, जिसमें कोविड-19 के असरात भी शामिल हैं और डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये जो एक पॉइंट उन्होंने बताया ना, सोशल मीडिया, देखिए किसी ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो किसी को नहीं पता होता था कि आज गज़ल ने क्या पहना हुआ है, आज हसनैन ने क्या पहना हुआ है, या हमें नहीं पता होता था कि हमारे कज़न्स ने, हमारे दोस्तों ने क्या पहना हुआ है। लेकिन वो जब कुछ पहनते हैं, कुछ खाते हैं, एकदम से सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करते हैं तो हर बंदे की वो सकत नहीं होती, तो वो एक डिप्राइवनेस भी क्रिएट होती है सोशल मीडिया की इस पोस्टिंग बिल्कुल से। आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से यंग जनरेशन फेस कर रही है डिक्लाइन हैप्पीनेस में एज कम्पेयर टू ओल्डर जो लोग होते हैं उनकी निस्बत, इसके ऊपर आगे चल के हम पूरा एक सेगमेंट भी करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि क्या मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से सोशल मीडिया में क्या इम्पैक्ट होता है, इंसान की जहनी असर क्या पड़ता है और उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। तो इन डिटेल इस पर डिस्कशन भी आगे चलकर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको मार्का लिए चलते हैं, जहां पर 2025 के दौरान अब तक 87 फसाई हादसा रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट आई है बाकायदे तौर पर, जिसमें नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के मुताबिक 2025 के आगाज से अब तक 87 फसाई हादसा रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें अगर बात की जाए तो मामूली वाक़यात से लेकर शदीद नोयत के हादसा भी हैं, जिसमें 29 जनवरी को पोटोमैक दरिया के ऊपर एक बदतरीन फ़ज़ाई तसादुम पेश आया, जिसमें PSA एयरलाइंस का इसके साथ साथ CRJ 700 तैयारा अमरीकी फ़ौजी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर टकरा गए
थे, जिसके नतीजे में 67 अफराद हलाक हो गए थे। इसके अलावा 6 फरवरी को भी अलास्का के करीब भी एक तैयारा इसी तरह जो है वो गिर गया था, जिसमें 445 अफराद जो है वो हलाक हुए थे, जिसमें जो 10 अफराद थे वो भी हलाक हो गए। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और बहुत ही शदीद नोयत के वाकयात थे। एब्सोल्युटली। और जो अमेरिका की आप बात कर रही हैं, कनाडा या फिर यूरोप की बात करें, तो उनमें जब भी अगर आपका कोई भी शख्स यूरोप या फिर कहीं ट्रैवल करें तो आप फ्लाइट को ट्रैक करते हैं। अच्छा, फ्लाइट को जब आप ट्रैक करें तो यहाँ पे जो एयर ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा होती है। यूरोप में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कनाडा में और अमेरिका में होती है। और एयर ट्रैफिक इस तरह की होती है कि एक वक्त में हज़ार जहाज़ आपको आसमान पे नज़र आते हैं। सो ये होता है। और जब एयर ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सिविल एविएशन की जो अथॉरिटीज़ है उनको काम करना चाहिए अमेरिका में, और इसको देखना भी चाहिए और इस तरह के हादसा से ताकि उनकी जान भी छूटे और ये जो कीमती जानें उनका ज़िया ना हो। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज़। कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे। तो गजल ने मौसम की बात की थी, तो मौसम से ही स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब मौसम की बात करेंगे, जहाँ पे जुड़वा शहरों में बारिश भी हुई और पहाड़ों में बर्फबारी भी हुई। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर अनवार अब्बासी फ्राम रावलपिंडी। अनवार, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। रावलपिंडी के हालात बताइएगा, कब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और क्या अभी भी बारिश जारी है? और बारिश के बाद यकीनी तौर पर रावलपिंडी में जो पानी के मसाइल थे उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलेगी, और एक उम्मीद की किरण तो है ये बारिश रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के लिए। लियाकत दुआएं करते रहे हम लोग और नमाज इस्तिका भी अदा की जाती रही। तवील खुशहाली के बाद ये बारिश हुई है। गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जो में जारी है, जिससे मौसम तो इंतहाई खुशगवार हुआ है। और ये बारिश इंतहाई ज़रूरी थी। तवील खुशहाली के बायस न सिर्फ पानी की कमी बल्कि जो दीगर जो बीमारियां थी वो भी बढ़ती जा रही थी। और इन दिनों अगर जुड़वा शहरों के अस्पतालों का आप रुख करते तो मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला शहरियों की बड़ी तादाद आपको अस्पतालों में भी नजर आ रही थी, क्योंकि खुशहाली के बायस बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा था। तो गुज़श्ता रात से ये बारिश का सिलसिला रावलपिंडी में जारी है और इस वक्त भी बारिश हल्की हल्की मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। और महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक आज दिन भर ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा जो बलाई इलाकों में जो बर्फबारी हुई है और इससे मौसम मजीद खुशगवार हुआ है। और यकीनन बारिश इंतहाई जरूरी थी। और जिस तरह आपने देखा होगा कि तकरीबन पिछले हफ्ते भी वासा की जानब से, इसके अलावा कंट्रोलमेंट बोर्ड की जानब से रावलपिंडी शहर में ड्राउट जो इमरजेंसी नाफज कर दी गई थी। तवील खुशहाली के बायस पानी की कमी हो रही थी और पानी मजीद जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो 700 फीट मजीद नीचे चला के ये सूरत हाल बनती जा रही थी। और इससे काफी एक अलर्ट जारी किया गया था कि बारिशें ना होने के बायस पानी की कमी का जो पहले ही चूंकि 17 मिलियन गैलन पानी की कमी का शिकार है रावलपिंडी के शहरी, उन्हें मजीद कमी का सामना करना पड़ेगा। और पीने का साफ पानी तो उन्हें दस्तयाब ही नहीं है। इसके अलावा जो बारिश ना होने के बायस उन्हें मजीद जो बीमारियां मुब्तला हो रहे थे। तो गुज़श्ता रात से जो बारिश का सिलसिला जारी है, इस वक्त भी जारी है, वक्फे से सही, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। कि जब इस तरह हमने देखा कि जब बारिशें होती है तो बिजली का निज़ाम भी मुतासर होता है, क्या बिजली के हवाले से कोई अलर्ट जारी किया गया है? कब तक बिजली रहेगी, नहीं रहेगी? और क्या ट्रैफिक के हवाले से भी कुछ प्लान जारी हुआ है या नहीं? देखिए गजल, इस कदर शदीद बारिश नहीं हुई क्योंकि बिजली का निज़ाम तो हमारे यहाँ तो वैसे भी मुतासर रहता ही है। अक्सर रावलपिंडी शहर में आपको शिकायत सुनने को मिलती होंगी कि अक्सर पूरा दिन भी बिजली बंद रहती है, उसकी हवाले से भी। इसके अलावा चूंकि इतनी शदीद बारिश नहीं हुई जिस तरह चूंकि हुई है बारिश, लेकिन इस तरह यूँ कह सकते हैं ना कि अभी इस किस्म की बारिश नहीं हुई कि ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो या कि जो नाला लई है वहां पर अक्सर जो रावलपिंडी शहर में जब बारिश होती है तो वहां पर जो बरसाती पानी है उसके इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ना करके बारिश हुई है, कुछ तो बारिश हुई है जो कि बारिश की शदीद जरूरत भी थी। और इस वक्त जो खुशहाली है उसमें बारिश यकीनन जो है एक खुशगवार एक इजाफा है। और गुज़श्ता रात से जो बारिश का सिलसिला जारी है उससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। इस वक्त भी रावलपिंडी शहर में तकरीबन 11 दर्जे सेंटीग्रेड जो दर्जा हरारत है और फील लाइक 10 है। तो ये अच्छी चूंकि गुज़श्ता रात से जो सिलसिला जारी है इससे यकीनन जो इस वक्त जरूरत भी थी और अल्लाह ने सुन ली। आपने देखा होगा मुसलसल गुज़श्ता हफ्ते से रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज इस्तिका अदा की जाती रही और इसके अलावा दुआएं भी की जा रही थी। और बिलाखिर
ये बारिश हुई है, न सिर्फ रावलपिंडी शहर में बल्लाई इलाके, वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में भी न सिर्फ बारिश हुई है बल्कि बल्लाई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। और यकीनन ये जरूरत थी जो इस दफा जो मौसम सरमा था अनवार वो महकमा बगैर मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, ये अब सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा ऐसे ही? देखिए 3 डे प्रोडिक्शन थी बारिश की। जुड़वा शहरों की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रात की भी जो बारिश की प्रोडिक्शन थी उसके मुताबिक रात को भी बारिश हुई। आज की भी पूरा दिन वक्फे वक्फे से जो बारिश की प्रोडिक्शन है तकरीबन 70% तक बारिश की चांसेस हैं आज भी। और कल ये 21 फरवरी को भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, बलाई इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है और बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मगरबी बलूचिस्तान में भी मौजूदा जुज़वी तौर पर अब रूद रहेगा। आपने बलाई इलाकों की बात की, तो मुझे बताइएगा मरी में इससे पहले भी या फिर नथिया गली की बात की जाए तो उस हद तक बर्फबारी नहीं हुई थी। इस दफा क्या जो बर्फबारी का क्वांटिटी है वो ज्यादा हुई है या फिर उसी तरह से 2-3-4 इंच की बर्फबारी हुई है? देखिए हुसैन, अगर बात की जाए बर्फबारी की तो बर्फबारी उस हिसाब से नहीं हुई जैसे अमूमन हुआ करती थी। जो गुज़श्ता साल भी यही सूरत हाल रही। ये गुज़श्ता 2-3 सालों से जो बर्फबारी जो मरी बलाई इलाकों जैसा गलियात है और कश्मीर में हुआ करती थी उस तरह तो नहीं हो रही। लेकिन जो गुज़श्ता हफ्ते तकरीबन माह भी बर्फबारी हुई थी तो यूं कह सकते हैं कि बहुत कम मिकदार में हुई थी। और आज भी जो इतलात आ रही हैं बलाई इलाकों से उस तरह बर्फबारी नहीं हुई जो जरूरत थी भी वहां पे। अमूमन चूंकि मरी, गलियात और बलाई इलाके जो हैं स्याहों की जन्नत इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर बर्फबारी होती थी। मुल्क के दीगर इलाकों से लोग वहां पे बर्फबारी से महसूस होने के लिए वहां पे आया करते थे। लेकिन इस दफा जो बर्फबारी होती है महज चंद घंटों के लिए होती है और उसके बाद जब तक पंजाब से या दीगर इलाकों से सियाह वहां तक पहुंचते हैं तो बर्फबारी वहां से खत्म हो चुकी होती है। तो ये सूरत हाल रही है। अब तो कोई की जा सकती है, आज भी प्रेडिक्शन है, हो सकता है कि आज बर्फबारी हो, मजीद हो, जिससे चूंकि काफी जो ताजर भी जो मरी के या गलियात के या बलाई इलाकों के काफी परेशान है चूंकि उनका कारोबार भी चलता है तो बर्फबारी पर ही चलता है। जब मौसम इस दफा पूरा मौसम सरमा जो बगैर बर्फबारी के गुजर गया तो यकीनन उनके कारोबार भी मुतासर हुए और सियाह भी मायूस हुए जो दीगर इलाकों से बर्फबारी से महसूस होने के लिए दीगर शहरों से यहाँ पे आया करते थे। ठीक हो गया अनवार, थैंक यू सो मच हो जाएगा साहब। हमें अपडेट कर रहे थे रावलपिंडी के हवाले से और फिर बालाई इलाकों के हवाले से भी बात हुई है। थैंक यू सो मच। और अब मजे की बात यह है कि अगले 3 दिन तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। बिल्कुल खुशगवार मौसम होगा। अब आपको लिए चलते हैं जी बलूचिस्तान, जहाँ पर एक बहुत ही हौलनाक किस्म का वाकया पेश आया है। बलूचिस्तान में बसों से मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया है और ये दिल दहला देने वाला वाकया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है बलूचिस्तान में। इससे पहले भी बारखान वाली साइड पे ही इस तरह का वाकया हो चुका है और पंजाब से तमाम लोग वो ताल्लुक रखते थे जिनको बसों से उतार कर कत्ल किया गया और इतना दर्दी से कत्ल किया गया कि इंसान के पास अल्फाज भी नहीं है कि किस तरह से उनको एक्सप्लेन किया जाए। और इतना खौफो खराज फैल गया, फजा भी मजीद सोगवार हो चुकी है वहाँ की और जो अहले खाना है वो इस वक्त गम से निढाल हो चुके हैं। इस तमाम सूरत पर हम डिटेल्स बिल्कुल ऐसे इस तमाम सूरत पे डिटेल लेंगे और हमारे रिपोर्टर जो हमें ज्वाइन करेंगे उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन ये बलूचिस्तान की फिजा नहीं है बल्कि पूरे मुल्क की इससे फिजा खौफ व हरास फैलता है और पूरे मुल्क में एक तासुर जाता है कि शायद पंजाबी और बलूचिस्तान इस तरह का इशू जाता है क्योंकि पंजाबियों को बसेस से उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको कत्ल किया जाता है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पहले भी गैर बलोच मजदूर की बात की जाए, इंजीनियर्स की बात की जाए या फिर मुसाफिरों की बात की जाए, उनके ऊपर इस तरह के हमले हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमती दावों के बावजूद ये सिलसिला जारी है, ये रुक नहीं रहा। और बलूचिस्तान में जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो क्यों आम शहरियों को निशाना बना रही है और इस दहशतगर्दी के सियासी और समाजी असरात क्या होंगे। फिर बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हमने देखा है इंडिया की जानिब से भी होती है। इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरवीन करता है, वहाँ पे उसकी ऐसी कुछ पार्टीज़ हैं जिनको वो फंड भी करता है और अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसकी तरक्की है उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ से भी रुकावट आती है। बिल्कुल। और देखें कि जो ये वाकया, अगर मैं इस हालिया वाकये के हवाले से बात करूँ ना हसनैन, तो ये वाकया मतलब ऐसी जगह पर पेश आया है, ये ऐसा एक पॉइंट था जहाँ पर दूर दूर तक कोई चेक पोस्ट नहीं थी। उमूमन ये होता हमने देखा है कि हमेशा जो है वो ऐसे रास्तों पर चेक पोस्ट होती हैं, लेकिन इस वाकये के हवाले से अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये ऐसा एरिया था जहाँ पर बिल्कुल टारगेट करके उन बस वाले अफराद को उतारा गया, उनके ID कार्ड्स को चेक किया गया और फिर दूर ले जाकर उनको गोलियां मार दी गई और गोलियां भी उनको सरों के अंदर मारी गई हैं।
और जिस तरह से जो बस वाले लोग थे, जो ऐनी शाहिद थे, वो बता रहे थे कि हम जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम लोगों का ताल्लुक़ पंजाब से ही बताया जा रहा था। कुछ अहले खाना जो थे वो बहुत ज़्यादा इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान से शेर खान साहब। शेर खान, बताइएगा, बहुत ही अजीब व गरीब सी खबरें आ रही हैं और दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। इनकी क्या डिटेल्स और किस इलाके में इस तरह की रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रही हैं? बहुत शुक्रिया सर। ये इसको थोड़ा सा अगर पीछे से देखें, ये आज का वाक़या नहीं है। ये तकरीबन 26 और 25 अगस्त की शाम को भी इसी रूट का मुसल्लह अफराद ने इस्तेमाल किया, जिसमें नाकाबंदी करके तकरीबन 23 अफराद को शनाख्ती कार्ड के चेक करके इसी तरह से कत्ल कर दिया गया था। ये तकरीबन 2 रोज कबल बारखान का इलाका रड़खन है। यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर कोई चेक पोस्ट मौजूद नहीं है। पहाड़ी सिलसिला इसी रूट का उन लोगों ने इस्तेमाल किया। नजदीक बिस्मिल्लाह होटल है, न्यू बिस्मिल्लाह होटल के साथ नाकाबंदी की और शनाख्ती कार्ड चेक किए, हर गाड़ी की चेकिंग की और उसके बाद एक डेवा है जिसकी चेकिंग की। उसके बाद उसमें तकरीबन 7 अफराद को उतारा, जिसके शनाख्ती कार्ड चेक करके उसको साइड में जाकर जो है कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या तकरीबन रात 10 बजे के करीब है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो हमारी लेडीज फोर्स है, FC है, वो जो है वो ऊपर पहुंच गए, जिसके बाद तकरीबन 1 बजे के बाद लाशों को जो है वो रखनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसकी जो शनाख्त के बाद उसके जो वर्षा है उसको उनके हवाले कर दी गई है। अच्छा शेर खान, ये बताएं कि इससे पहले हमने देखा था कि मूसा खेल में इस तरह का वाकया हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी कलदम तंजीम जो है BLA ने कबूल की थी। क्या अभी भी तमाम तर नोयत अगर हम देखें इस वाक़े की तो उसी तरफ जाती है? तमाम तर जिस तरह से मुसाफिरों को उतारा गया, उनको टारगेट किया गया, पहले भी ऐसा हुआ था, फिर ताल्लुक भी सबका पंजाब से है, तो क्या लगता है कि इस वाक़े के पीछे दोबारा से उन्हीं का हाथ है? मैम, इनकी जो गुज़िश्ता रात ये मसला पेश आया था, इसमें भी कलदम तंजीम जो BLA है उसने इस बात की भी इसको भी कबूल किया है कि ये मुसल्ला अफराद ने इस बात को कबूल किया कि ये सरकारी इदारे थे जिसको हमने टारगेट किया है। सही, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, ये बलूचिस्तान के हालात थे और फिर उसके बाद मौसम के हालात से हमने आपको आगाह यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे, मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कुछ मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो अंदरूनी इख्तलाफात एक तरफ हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं, और जो पार्टी के रहनुमा हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। इवन कि अब पार्टी के अंदर से ही करप्शन के हवाले से संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। शेर अफजल मरवत जो पहले ही पार्टी से निकाले जा चुके हैं, मुसलसल अपनी जमात के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं पर तनकीद कर रहे हैं। रऊफ हसन की बात करें तो वो सियासी जोड़ तोड़ और मीडिया को मालूमात फरोख्त करने जैसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जबकि सलमान अकरम राजा के बाद अब उन्होंने अपनी तोपों का रुख रऊफ हसन की जानिब मोड़ लिया है। इसी दौरान पार्टी की जो मौजूदा पूरी अगर आप ये कहें कि खद्दो हाल है ना, वो बिल्कुल बिगड़ी हुई नजर आ रही है, और बानी की नाअहली के खात्मे की मुबैना पेशकश का दावा भी सामने आया, जिसने सियासी मंजरनामे को मजीद जो है ना वो आप ये कहें कि क्रिटिकल कर दिया। और साहबजादा हामिद रजा की बात करें तो वही इमरान खान को 3 माह पे नाअहली ख़त्म करने की दी जा रही है, जबकि हुकूमती वुज़रा इस बयानियों को यकसर मुस्तरद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा बैकडोर मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बातें की जा रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जिस तरह से उनको हटाया गया, या फिर वो एक वे था बात करने का इस्टेब्लिशमेंट से, और हो सकता है कि वो दोबारा से वापस लाए जा सके। बिल्कुल ऐसे इन तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार डॉक्टर फारूक आदिल साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह की सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ जिसने हुकूमत को गिराना था, हुकूमत के खिलाफ तहरीक को और दवाम बख्शना था, वो अपने इख्तलाफात से ही नहीं निकल रही। इसकी क्या वजह है? और ये अगर इसी तरह से इख्तलाफात इनके बढ़ते रहे तो पार्टी को भी बड़े खदशात हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका को। जी शुक्रिया बहुत। देखिए, वो एक है ना इकबाल का शेर, उसका एक हिस्सा ये है कि जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो PTI का जो प्रॉब्लम है, PTI बड़े ज़बरदस्त एक यूँ समझिए कि स्लोगन्स के साथ सामने आई, जिसने पहले से मौजूद जो सियासी कुव्वतें थी उनको मुलायम किया और उन्हें बददियानत करार दिया, उन्हें गद्दार भी कहने को वो नहीं चूकी। लेकिन जब वो खुद इक़्तिदार में आई तो उसके जो एजेंडा था वो एजेंडे पर उसने तवज्जो नहीं दी, और पाकिस्तान की मईशत शिकस्त व रेख हो गई और बिल्कुल तबाही का शिकार हो गई।
और जब हुकूमत में रहते हुए ये अंदाजा हो गया कि इस पार्टी के अंदर इत्तेहाद नहीं है। ये इत्तेहाद क्यों नहीं था? ये पार्टी के अंदर इत्तेहाद इसलिए नहीं था कि इस पार्टी को जब यानी इब्तिदा में ही इसके इंतखाबात हुए तो वो बदउनवानी का शिकार हो गए। जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद साहब रिकॉर्ड पर हैं और मेरी जाती भी उनसे मुलाकातें हैं। वो इसके नाकाबिले तर्दीद सबूत पेश करते हैं। वो चैलेंज करते हैं कि आए कोई इसको गलत करे, लेकिन आज तक न बानी पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से न पीटीआई के किसी और फर्द की तरफ से इस चैलेंज का जवाब दिया गया। वो दो टोक इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके ज़ाती अखराजात भी कोई और, इनके घर के अखराजात भी कहीं और से आते थे। तो ये उनका ज़ाती मामला है कि कहाँ से अखराजात लेते हैं, कहाँ से नहीं लेते। लेकिन अगर उस मुद्दे का ताल्लुक पार्टी की लीडरशिप से हो तो इसका मतलब यह है कि पार्टी असूल पर नहीं होगी, पार्टी कॉम्प्रोमाइज होगी और अफराद के हाथों यानी उन अफराद की जो पर्सनल पॉलिटिक्स है उसका शिकार रहेगी। अच्छा फारूक साहब, सॉरी टू कट यू, मुझे एक चीज़ बताइएगा। अब जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, टाउट के हवाले से खबरें हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात फवाद चौधरी, पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर, पार्टी फवाद चौधरी के ऊपर इस तरह से लगाई जा रही है। आपको लगता है कि, और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि प्लांट किया गया है लोगों को, तो क्या कोई ये साजिश है या फिर कुछ भी मतलब नॉर्मली लगता है आपको? अब मुझे ये बताइए कि ये प्लांटेड लोग क्यों नहीं पनपते मुस्लिम लीग नून में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जमात इस्लामी में? यहाँ क्यों पनपते हैं? इसका मतलब यह है कि पार्टी की अपनी बुनियादें कमजोर है ना। जमात इस्लामी में कोई पनप पे दिखाए ना तो पता चले। मुस्लिम लीग नून, जमात पीपल्स पार्टी कितनी आजमाइशों का शिकार रही है, हम सब जानते हैं। लेकिन वहाँ आपको कभी कोई फवाद चौधरी नजर आया, कभी कोई और ऐसा बंदा नजर आया? देखिए, पार्टी के अंदर जो सिस्टम होता है वो एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा कर देता है जिससे ऐसा एलिमेंट पार्टी के अंदर पनप नहीं पाता जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन हम देख रहे हैं जब गुज़श्ता 10-12 बरस से जब से हम इसको वॉच करते हैं, इसके यहाँ यही हो रहा है। इसका सबब यह है कि पार्टी के अंदर कोई निज़ाम नहीं है। पार्टी बानी पीटीआई ने अपने हाथ में रखने की कोशिश में पार्टी को ज़ाया कर दिया। डेफिनेटली जी। फारूक साहब, थैंक यू सो मच हो जाने के। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की सियासत के ऊपर भी ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं। एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस साथ में स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हम डिस्कशन कर रहे थे हसनैन, बहुत ही मायूस लग रहे हैं पूरा पाकिस्तान मायूस है। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान मायूस है क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी पाकिस्तान की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो मायूस कुन जिस तरह से आगाज किया गया पाकिस्तान की जानिब से, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इफ्तिताही मैच था ये, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शदीद धचका लगा है। न्यूजीलैंड के हाथों 60 रन से शिकस्त हुई है। कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था वैसे, क्योंकि जाहिर है जब बाकी टीम्स कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ कराची में खेले गए जो मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की शानदार कारकर्दगी नजर आई। पाकिस्तानी बॉलिंग को उन्होंने बेअसर कर दिया, जबकि 321 रन के ताकुब में कौमी टीम सिर्फ 260 रन पर ही हिम्मत हार गई थी। विल यंग और टॉम लेथम की सेंचुरियों ने केवी टीम को मजबूत बुनियाद फराहम की, जिसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज मतलूबा कारकर्दगी ना दिखा सके। क्या ये शिकस्त टीम के लिए एक वीक पॉइंट साबित हुआ है, और क्या आगे जब इंडिया के साथ खेलना है तो क्या पाकिस्तान दोबारा से कम बैक कर सकेगा या फिर नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसे आपने वीक पॉइंट की बात की, वेकअप कॉल की बात की, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब नहीं है। अब कश्ती जो है वो निकल चुकी है, मझदार में बैठ चुकी है और वो दिल्ली दूरस्त मुझे नज़र आ रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर भाई साहब मेलबर्न से, और साथ साथ कराची से ज्वाइन कर रहे हैं बदीर जमान साहब, दोनों ही सीनियर अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शाकिर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। फाइनली वो क्या कहते होते हैं कि जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो ही गई, क्योंकि जिस तरह की हमारी टीम सिलेक्शन थी शाकिर साहब, हम स्पिनर करते रहे, किसी ने स्पिनर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने बैटिंग कॉम्बिनेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अनफॉर्चुनेटली आज देखिए कि पाकिस्तान पहला मैच हार गया और अब मेरा ख्याल है कि 50% हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी है। देखिए हसनैन, बड़ा अफसोसनाक स्टार्ट है। पूरी कौम, हम सब जोश थे कि 30 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है और बड़ी तैयारी में। मुझे लगा है, कल मैंने ये ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब जल्दी स्टेडियम बनाने की
कोशिश में थे, कहीं वो टीम बनाना ही भूल गए कि टीम भी बनानी है जिससे चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, सिर्फ स्टेडियम्स में ये मैच नहीं होना। देखिए एक जुगाड़ के साथ आप कभी कभी तो रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन हर बार आप जुगाड़ के साथ रिजल्ट नहीं ले सकते। 4 साढ़े 4 बॉलर्स के साथ आप 50 ओवर का मैच नहीं खेल सकते। हमने बार बार ये कहा कि एक रेगुलर स्पिनर अबरार के साथ आप जरूर रखें, लेकिन नहीं रखा गया। कुछ दिल से आप ज्यादा तो नहीं रख सकते, खुशी से आप T20 में तो 4 ओवर करवा सकते हैं, लेकिन कुछ दिल से आप वनडे के 10 ओवर नहीं करवा सकते। और वही से बेसिकली हमारा मोमेंटम हमसे छीना, जो हमने शुरू में गेन किया था वही हमसे छीना। और फिर जो मोमेंटम न्यूजीलैंड को शिफ्ट हुआ टिल द एंड, मिड ओवर में जो पार्टनरशिप तोड़ने का एक हमारे पास मौका होता है, वहीं पे हम पार्टनरशिप बनने देते हैं और पार्टनरशिप फिर एंड ऑफ द डे हमें गले पड़ती है। और वो स्कोर जो 260 270 तक होना चाहिए था वो 320 तक जा पहुंचा। और फिर 320 के ताक़ुब में आप पावर प्ले जो है आपका 10 ओवर का, उसमें 20-22 रन बनाते हैं, जहां पर आपको 70-80 रन बनाने चाहिए। देखिए 350 जो हमने चेस किया था उसकी एक ही वजह थी कि 10 ओवरों में 91 रन था। ठीक है आपके ओपनर चले गए थे, लेकिन वो जो आप स्टार्ट दे गए थे, बाद में आने वालों को प्रेशर नहीं था उस पर। उन्होंने देखे रिजवान और आगा ने उस वक्त टाइम लिया, बड़ी डॉट्स खेली, लेकिन एक स्टार्ट इतना अच्छा था कि वो 350 भी चेस हो गया। लेकिन जब स्टार्ट इतना बुरा होगा तो 320 भी चेस नहीं होगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी तैयारियां थी उसकी कली खुल गई है पहले मैच में। और इस मैच की शिकस्त का प्रेशर अब 23 तारीख को दुबई में भी हमें जो है वो पहले से हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ से जीत के दुबई जा रहे होते तो शायद इंडिया अंडर प्रेशर होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा सेटबैक है। और फिर बाबर आजम पे बात करते हैं तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं। 320 आप चेस कर रहे हैं और आप 81 बॉल्स पे जाकर आप 50 कर रहे हैं। बिल्कुल शाकिर, आपने बिल्कुल बात ठीक की। हमेशा से काम जुगाड़ के साथ तो नहीं चल सकता। बदी भाई की जानिब बढ़ते हैं। बदी भाई बताइएगा, जिस तरह से शाकिर कह रहे थे कि हम हमेशा से बात करते रहे, सिलेक्शन ने जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरह से सिलेक्शन की, फिर उसके बाद स्पिनर्स के हवाले से बात की गई, आपको लगता है कि पिचिंग जो रिएक्ट था पिचेस का वो डिफरेंट था कल, क्योंकि बॉलिंग काफ़ी डिस्टर्ब लगी हमें? देखिए जहां तक आपने बात की पिचेस की, तो देखिए आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम क्राउड में खेल रहे हैं, ये तो 2 एडवांटेज आपके पास थे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुसलसल तीसरा मैच आप न्यूजीलैंड से अपनी ही कंडीशन में आ जाते हैं, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। और नेशनल स्टेडियम से हमेशा ही लोगों को गिला रहता है कि यार जब भी मैचेस होते हैं तो नेशनल स्टेडियम खाली रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल जब मैच तो होना था शुरू 2 बजे, और लोग जो है 9 बजे सुबह से ही लाइनों में लग गए थे कि किसी न किसी तरीके से अंदर जाएं। और हाउसफुल स्टेडियम था, 28 से 29 हजार लोग अंदर मौजूद थे। और बाहर भी लोग इंतजार कर रहे थे कि उनको कोई टिकट मिले और अंदर जाकर मैच देखें। जब आप शायकीन दिल के क्रिकेट के दिल तोड़ते हैं तो फिर इस तरह की आपको चीजें देखनी पड़ती हैं। देखिए लोग आए थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, इफ्तिताई मैच है, पाकिस्तान की जीत देखने चाहते थे। अगर आप जीत जाते हैं तो आप भारत के साथ जब मैच खेल रहे होते तो आप जो है वो फुल कॉन्फिडेंस होते, आप पे प्रेशर नहीं होता। लेकिन आप पहला ही मैच इतनी बुरी तरह हार जाते हैं तो फिर आप भारत के साथ किस तरह खेलेंगे? उनकी टीम में 3 रेगुलर स्पिनर है, हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। एक ले दे के स्पिनर है, वो भी जो है उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि जो करनी चाहिए होम कंडीशन में। तो मेरे ख्याल में जो न्यूजीलैंड के दोनों जल्दी प्लेयर आउट हुए, उसके बाद जो विल यंग ने और टॉम लैथम ने बैटिंग की है, उन्होंने इनको सिखा दिया है कि कैसे जब ऊपर के 2 या 3 आउट होते हैं तो किस तरीके से जो है इन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। उन्होंने पहले सिंगल डबल से करते हुए लेके चले गए, और फिर उसके बाद जब उनको जरूरत पड़ी तो फिर आगे उन्होंने जो है पावर हिटिंग की और 320 रन बना दिए। ये चीजें आपको देखनी होंगी। फिर आपके जो फास्ट बॉलर जिस पे आप नाज करते हैं, हारिस राव, मैं तो कहता हूँ मुकम्मल फिट ही नहीं था। आपने 10 ओवर में 83 रन दे दिया। फिर आपका जो दूसरा फास्ट बॉलर शाहिन थी, उससे भी उस तरह की बॉल नहीं हो रही, शायद उनकी कोई प्रॉब्लम है। फिर आपके पास कोई इस तरह का रेगुलर स्पिनर नहीं है जो आउट करे। आप पार्ट टाइमर से जो है वो काम चला रहे हैं। हम जब बोलते हैं कि जी स्पिनर नहीं है, हम जब बोलते हैं ओपनर को आपने नहीं लिया, हम जब कहते हैं कि इसको होना चाहिए था, तो लोग कहते हैं जी भाई किस तरह की बातें करते हैं। अभी मुझे बताएं कि सऊद शकील की क्या टीम में जगह बनती है? उसको आपने ओपन भी भेज के देख लिया, उसको अपने 4-5 पे भी भेज के दे दिया, और किसी वो नहीं है, बैटिंग के लायक नहीं है वो टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब अगला मैच आपका भारत से है,
और भारत आज बांग्लादेश से खेलेगा और बांग्लादेश से अगर वो जीत गया तो वो आप वैसे ही ऊपर आएगा। तो यही अगर आपने अगला मैच खुदा न खास्ता आप हार गए तो आपका सफर जो है मेरे ख्याल में दुबई में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सफर तो खत्म हो जाएगा। उस मैच के ऊपर भी बदी भाई बात करेंगे। शाकिर साहब, बदी भाई ने एक पॉइंट बड़ा वैलिड रेज किया है, बाबर के ऊपर, रिजवान के ऊपर, फखर के ऊपर, सलमान के ऊपर हम बात करेंगे आगे जाके भी। लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ सऊद शकील एंड तैयब ताहिर इन दिस टीम के 3 मैचेस में एक ही शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन के ऊपर आउट होने वाले तैयब ताहिर जो कि स्पिन के बादशाह करा दिए जाते हैं जब हम उनके हवाले से बात करें, तो फिर सऊद शकील आपने ओपनर भी ट्राई कर लिया, वन डाउन भी ट्राई कर लिया, चौथे में भी ट्राई कर लिया, पांचवें भी ट्राई कर लिया, गिफ्टेड प्लेयर हैं, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन नहीं चल रहे, तो उनका क्या करना है हमने अब? शकील को आपने ना तो पहले आपने इसको एतमाद दिया कि आपको किसी वक्त ओपनर खिला सकते हैं और इस तरह के माहौल में ऑल ऑफ सडन आप जो है वो मैच इनिंग्स शुरू होने से 2 मिनट पहले उसको कहते हैं कि यू आर द ओपनर, तो उसके लिए मुश्किल होता है। मैं सऊद शकील को यहाँ डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये कोई उनके लिए उतना मैं उसको जिम्मेदार इसलिए भी नहीं ठहराता कि वो उस स्लॉट का प्लेयर नहीं है जहाँ उसको खिलाया जा रहा है। जो बंदा टीम में होगा, जो मैनेजमेंट उसको कहेगी वहां जाके खेलेगा। सऊद शकील को इतना बुरा नहीं खेलना चाहिए था। ये कोई गाबा की विकेट नहीं थी, ब्रिस्बेन में नहीं खेल रहे थे, ये कराची की विकेट थी जहां पर 300 400 350 चेस हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो वहां पर इतना उनको ये स्टार्ट बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। लेकिन टीम मैनेजमेंट जो एक कॉम्बिनेशन टूटा हमें साइम के अनफिट होने से, जो एक ओपनिंग का हमारा सेटअप बना हुआ था जिससे हमें ऑस्ट्रेलिया में जीते, जिम्बाब्वे में जीते, अफ्रीका में जीते, उस कॉम्बिनेशन टूटने से जो है वो हाथ पांव फूल के पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के। और एक ट्राई सीरीज भी आपके पास एक नेमत थी, यहाँ पर आप उसका अजाला करते कोई ऐसा मुतबादिल ओपनर आप लेके आते जिससे ये दिन हमें ना देखना पड़ता। सऊद शकील को आप अगर चौथे 5वें नंबर पे खिलाते खिलाते अब उसे कहेंगे ओपन करोगे तो यकीनन अंडर प्रेशर होगा। जब आप 350 या 300 से ऊपर का टारगेट चेस कर रहे होते हैं तो एक नए बंदे को जब जिम्मेदारी मिलती है तो वो मैं उसको ज्यादा सुरबार इसलिए नहीं ठहराता कि आप अगर फखर का कोई मसला था, फखर इंजर था, तो आप ये चांस जो है वो रिजवान और बाबर के साथ भी ओपन करवा सकते थे। फिर आप खुशदिल जैसे एक आउट ऑफ द बॉक्स फिर आपको सोचना होता है, आप उसे आके दायरे में खिलवा लें ताकि आपको अच्छा स्टार्ट दे दे, कुछ भी जो है वो सोचा जा सकता है। लेकिन सऊद को इस तरह ओपनर भेजना जिसका स्टाइल ही जो है वो इनिंग्स बिल्ड करना है, मिडल में आके जो है वो थोड़ा सा टीम को इस्तेहकाम देना है, उससे आप ओपन करवा लें और ये एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको बहुत अच्छा स्टार्ट देगा। तो किस माइंडसेट के साथ टीम मैनेजमेंट सोच रही है, ये बिल्कुल समय से बालातर है। इतना अच्छा स्टार्ट हमें मिला, हमने टीम को एक जो है वो कैच कर लिया था न्यूजीलैंड की टीम को। फिर भी अगर हमें 300 प्लस का टारगेट मिल भी गया था तो इस विकेट पर 300, देखो ना पीछे आने वालों ने क्या किया, क्या आजादाना शॉट नहीं खेले आगा ने, क्या खुशदिल ने बड़े आराम से नहीं किया। लेकिन एक बाबर आजम की बात अब कहते हैं बाद में करेंगे, 1 डायमेंशनल प्लेयर बना रहा है वो अपने आप को, जो उसको अपनी कवर ड्राइव की रेंज में बॉल आ रही है वो कल से बहुत अच्छी खेली, लेकिन उस रेंज से हटकर जो भी अंदर आ रही है बॉल, जो भी थोड़ा सा ऑन साइड पे आ रही है वहां पर वो बेबस नजर आया और वो टुक 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 उस टुक टुक ने पाकिस्तान की। शाकिर, आपने ये टुक टुक की बात की है ना, मैं ये पॉइंट लेके जरा बदी भाई के पास जाती हूँ। बदी भाई मुझे बताएं कि क्या ये टुक टुक खेलने से प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं जिस तरह से ये खेल रहे हैं? क्योंकि बाबर को देख लें, इतना आराम से खेला और कल भी तज्जियाकारों की यही राय मैं सुन रही थी, वो यही कह रहे थे कि इस तरह से जब प्लेयर्स खेलते हैं और बाबर तो सिर्फ अपने लिए ही खेलते हैं ऐसे लग रहा होता है। 90 बॉल्स ले गए, 4 गेंदें हो चुकी थी बदी भाई और हमने 10 ओवर्स डॉट खेल लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो बिल्कुल आपने सही बात की, ये तो हम क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं तो हमें भी पता है। तो शायकीन क्रिकेट बाहर निकले और उनसे जब हमने सवालात पूछे तो उन्होंने कहा यार ये किस तरह की क्रिकेट है, बाबर रिकॉर्ड तो बनाई जा रहा है सिर्फ अपने लिए, लेकिन टीम के लिए कब खेलेगा, टीम को कब जिताएगा, ये वो सवाल थे जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। देखिए बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, इसमें आप मान लें कि आउट ऑफ फॉर्म है। कल जो उन्होंने इनिंग्स खेली, इतनी प्रेशर में इनिंग्स खेली, सिंगल उन्होंने जो गोल्डन डॉट खेली, इस तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट में आप इस तरीके से खेलेंगे और आपने चेस करना है 321 रन और आप इस तरह की बैटिंग करेंगे तो कभी भी आप चेस नहीं कर सकते। अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ, फखर जमान जो है वो दूसरी बॉल पे इंजर्ड हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। फिर उनको जब वहां पर जो क्योंकि 26 ओवर वो बाहर रहे तो उनको 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आना था और जब 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए तो 4 नंबर पे भी वो चाह रहे थे किसी तरीके से मैं आउट हो और वापस चला जाऊं। ये चीज है। और अगले मैच में भी मैं आपको बता दूं कि उनकी भारत के खिलाफ जो शिरकत जो है वो यकीनी नहीं है, हो सकता है वो बाहर ही बैठे, तो आपको और परेशानी हो गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं इनको मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में किसी ने सिखाया ही नहीं। एक आकिब जावेद ने यहाँ स्पिन विकेट बनाकर टेस्ट क्या जितवा दिए, वाह 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 होने लगी। ओ भाई ऐसा नहीं होता।
वनडे को समझें, टेस्ट को समझें और T20 को समझें। इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। आपने जो प्लेयर डाले, यकीन माने आप इसमें से कोई ऐसा प्लेयर बता दें जो अच्छा ओपनर है, अच्छा मिडिल ऑर्डर है और अच्छा बॉलर है। आपकी रही थी वही 4 फास्ट बॉलर आपने रखे हुए। फहीम अशरफ को आपने ले लिया जिसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। उसके अलावा आपके पास ओपनर है नहीं, आपके पास स्पिनर है नहीं। आप किस तरीके से मैच जीतेंगे? ये आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, आपने स्टेडियम तो बना दिए। शाकिर भाई वाली बात सही है कि आप टीम बनाना ही भूल गए। जिस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है वो टीम ही बनाना भूल गए। तो फिर हम कैसे वो करें? कल रोहित शर्मा से सवाल हुआ तो शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी हो, तो रोहित शर्मा से ये सवाल हुआ कि पाकिस्तान से मैच है आप किस तरह देखते हैं? कहते हैं आज छोड़ो ये कोई सोचने वाली बात है, जब मैच होगा देख लेंगे। यानी कि इतना उनको एतमाद है अपने ऊपर। तो सर वो तो कहेंगे ना जब आपकी परफॉर्मेंस इस तरह, क्योंकि शाकिर साहब आकिब जावेद पे बात होती है, अजहर अली पे अब बात कर लेते हैं, असद शफीक पे बात कर लेते हैं, हसन चीमा पे बात कर लेते हैं। ये कौन सी दवाई बेच रहे हैं, क्यों ये लाखों रुपए ले रहे हैं कि जब एक कॉम्बिनेशन शाकिर अब्बासी को पता है, बदी उज़्ज़मान को पता है, गजल को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आपके पास स्पिनर्स मौजूद नहीं है, आपके बैटर्स टुक टुक कर रहे हैं, आप इन्हीं पे तकिया करे जा रहे थे। और आज देख लीजिए कि आज पहला मैच हुआ और आप चैंपियंस ट्रॉफी से ऑलमोस्ट 50% बाहर हो चुके हैं। नहीं चलता, चल जाता है, समटाइम चल जाता है। आपने 350 चेज कर लिए, लेकिन हर वक्त नहीं चलता। आप न्यूजीलैंड की मिसाल ले लें, उनका ओपनर जो है वो रेगुलर ओपनर जख्मी हुआ ट्राई सीरीज में, उन्होंने जो मुतबादल आया उसने सेंचुरी कर दी। न्यूजीलैंड की टेंशन ये है कि यार वो दूसरा लड़का फिट हो गया, अब उसको खिलाएं या सेंचुरी वाले को खिलाएं। और हमारी टेंशन ये है कि हमारे पास ना एक ओपनर है, ना दूसरा है, ना जो है वो भी नहीं चल रहे। प्रोफेशनल टीम और जुगाड़ में ये फर्क होता है। हमारे पास तो तैयारी ही नहीं थी इस इवेंट की। मैं समझ आ रही है मुझे कि हम होम ग्राउंड में, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि जिस तरह की टीम ऑस्ट्रेलिया की आई है, फुल फ्लैज टीम नहीं है। बुमराह की गैर मौजूदगी में इंडिया भी उतनी मजबूत टीम नहीं है। ऐसे हालात में होम कंडीशन में हमारे पास शायद चैंपियन ट्रॉफी या ऐसी कोई इवेंट जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं था जो हमने गंवा दिया। और गंवाया हमने वहाँ केलिम डार से हमने सिलेक्शन कराई, हमने बाकी जिनके आपने नाम लिए उनसे सिलेक्शन कराई। गेम प्लान नहीं था। ठीक है, आपने जिस तरह बदी भाई ने कहा कि टेस्ट में आपने स्पिन विकेट बनाकर जीत लिया, बाबा हो गया, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ था ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और अफ्रीका में, एक ओपनर के चले जाने से, उसके अनफिट होने से आपकी मतलब जब वो मुंह खुल गया यार, आपकी जो है वो आपके पास कोई ऑप्शन ही दूसरा नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? आपने क्या सोच के इस टीम को, इस कॉम्बिनेशन को बनाया? और फिर कल फखर इंजरी हो जाती है। फखर की इंजरी वो नहीं आ सके जिस नंबर पर उनको भेजा गया, जब वो फुली फिट नहीं थे, उन्हें सिर्फ स्लॉगिंग करनी थी, हिटिंग करनी थी, तो वो जगह नहीं थी उनको भेजने की। वहां पर आप तैयब ताहिर को पहले भेज देते या आगा को भेज के वो टाइम, वनडे क्रिकेट में आप मैच आप बार बार बिल्ड करते हैं और इवन मिडिल ओवर में बिल्ड करते हैं। उस वक्त अगर तैयब ताहिर या आगा को ऊपर भेज दिया जाता जो है वो फखर की जगह, तो वो इनिंग्स बिल्ड करते और कोई ऐसा जब टारगेट रह जाए 10 ओवर में 60, 70, 80 रन, उस वक्त फखर आके हाफ फिट भी कुछ स्लॉगिंग करके कुछ कर सकता था। लेकिन जब वो आया ना, वो रनिंग कर सकता था, टीम लेकिन शाकिर अभी जो बदी भाई इससे पहले बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन के हवाले से कि मॉडर्न क्रिकेट का पता ही नहीं है हमारे खिलाड़ियों को, तो क्या अब ये भी अब इस स्टेज पे हम हैं कि अभी भी इनके सीखने का ही अमल है, या फिर हम क्या करेंगे अब आगे, फिर कैसे चलेंगे अगर अभी भी ये सीखने के अमल में ही रहे? तो देखें, बड़े टूर्नामेंट सीखने के लिए नहीं होते। हमने पहले भी कहा था कि जो आपको चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये ट्राई सीरीज मिल गई है, इसमें अपने तमाम ट्रायल टेस्टेड कर लें। ये चैंपियन ट्रॉफी है, इसमें 3 मैच है टोटल, दुनिया की 8 टॉप टीमें खेल रही हैं। ये ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें आपको नेपाल भी मिल जाएगी, जिम्बाब्वे भी मिल जाएगी, अमेरिका भी मिल जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं 1-2 मैच जीत के कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हर टीम जिससे आपने मैच खेलना है वो वन ऑफ द टॉप टीम ऑफ द वर्ल्ड है। वहां पर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। जो भी आपने तैयारियां करनी है वो इस इवेंट से पहले करनी थी। बिल्कुल ऐसी है। शाकिर एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि पहले इसका बदी भाई जवाब दें, फिर शाकिर अब्बासी जवाब दें और यहीं पे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। बदी भाई, अब आपकी टीम का 23 फरवरी को मुकाबला है भारत के साथ, क्या देख रहे हैं? क्या हम भारत के साथ मुकाबला करेंगे या बस हम उस मुकाबले से ऑलरेडी आउट हो चुके हैं? और यही सवाल बदी भाई के बाद शाकिर भाई आप भी इसका जवाब पहले से माइंड बना लेना चाहिए। देखिए, अगर यही टीम है और इसी तरीके से आपने खेलना है तो कभी भी आप भारत से नहीं जीत सकते। आपका बॉलिंग अटैक ऐसा नहीं है कि आप भारतीय टीम के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बल्लेबाज हैं, उनको आउट कर सके, और ना आपके पास बॉलिंग में बैटिंग में इस तरह की है कि आप उनकी बॉलिंग का मुकाबला कर सके। ये आपको जो है वो विदाउट प्रेशर जाना पड़ेगा, ऑल आउट जाना पड़ेगा कि एक टीम होकर खेलना होगा। 1-2
होगी, परफॉर्मेंस से कुछ भी नहीं होगा जब तक पूरी टीम आप कैच छोड़ेंगे। हमने तो फील्डिंग की बात ही नहीं की भाई, हमारे पास तो कैच छूट रहे, मिस फील्डिंग हो रही है, आधे रन तो उससे दे देते, 25-30 रन तो न्यूजीलैंड वाले फील्डिंग से बचा लेते। तो आप कैसे, और इंडिया की जो फील्डिंग है उसमें और हमारी फील्डिंग में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि हम भारत से जो है वो जीत पाएंगे। अल्लाह करे, हमारी दुआएं तो हमेशा उनके साथ होती हैं, लेकिन ये दुआएं जब रंग लाएंगी जब खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। तो वहां मुझे तो लग रहा है कि 80% जो है वो इंडिया के हाथ में ही है। जी शाकिर साहब, व्हाट इज योर टेक? लास्टली हम बस यही मैच के बारे में पूछना चाह रहे हैं, अब सारी नजरें तो इसी मैच पे हैं। बिल्कुल। देखिए, टीम ने बहुत मायूस किया, और जब मायूसी होती है तो एक ही हमारे पास दरवाजा रह जाता है, वो उम्मीद को हमें कायम रखना है, दुआएं करनी है इनके लिए, इनको भी कोई अकल करनी है पाकिस्तान की टीम को। अगर आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते तो कौम को भारत से जितवा दें तो हमारे लिए चैंपियन ट्रॉफी आती है, हमने जीत लेनी है। और नॉर्मली जब पाकिस्तान की टीम की खासा बरल है कि जब उनको बहुत दब के आते हैं तो फिर ज़्यादा पावर के साथ ऊपर आते हैं। और आई होप कि 23 तारीख को जो मैच हो रहा है उसमें पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा। थोड़ा सा बैठे अपने लड़कों को, थोड़ा सा उनको चार्ज करें, उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि यार आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा जो है वो टीम है, उनके एहसास जज्बात का ख्याल रखें। पाकिस्तान टीम वन स्पोर्ट्स नेशन है, पाकिस्तान पूरी कौम क्रिकेट के साथ जुड़ी है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से जज्बात और भी होते हैं। तो होप नहीं खत्म होनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि इस टीम में जो है वो अनहोनी की जो होती है वो कर दिखाती है, लेकिन जो ऑन द सरफेस जो हमें दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो होप फॉर द बेस्ट। हमें अपने आप को रिकलेक्ट करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, टीम अप होना है। बुमराह की एब्सेंस में पाकिस्तान टीम भारत से जब खेलेगी तो मैं पाकिस्तान टीम को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जडेजा और हार्दिक पांड्या का मुतबादिल नहीं है, उसकी मुझे बहुत टेंशन है। वही मिड ओवर्स में हमें आके जो है वो अगर हमें अच्छे स्टार्ट मिल भी जाएगा तो मिड ओवर्स में हम कैसे उसको बचाएंगे। तो जो दिल कह रहा है वो कुछ और है, जो दिमाग कह रहा है कुछ और है, लेकिन वो बात यही करनी है कि उम्मीद नहीं हारनी, क्योंकि हमारा तमाम तर दारोमदार भारत के खिलाफ इस मैच पे है। शाकिर साहब, वो आपने दिल की बात की तो हबीब जालिब का शेर है जो कि मैंने कल पढ़ा था कि दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल भी खाना खराब बिकते हैं। शाकिर भाई साहब मेलबर्न से हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू शो। अब हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो जुबान ज़द-ए-आम है। सोशल मीडिया के इस दौर में खबर की रफ्तार बिजली से भी तेज हो चुकी है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर खबर सच नहीं होती। बिल्कुल। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसका निशाना अवामी राय, माशरती हम आंगी और यहाँ तक कि कौमी सलामती तक बनती है। फेक न्यूज़ सिर्फ अफवाहों तक महदूद नहीं बल्कि बाज़ औक़ात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है। कभी किसी की निजी ज़िंदगी को निशाना बनाया जाता है तो कभी गुमराहकुन खबरों के जरिए पूरी कौम को इस तरह में मुब्तला किया जाता है। लेकिन सवाल है, कुछ सवाल ये पैदा होता है कि इस सैलाब में हकीकत और झूठ में फ़र्क कैसे जानें। हम कैसे जानें कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वो असली है या किसी साजिश का हिस्सा है। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ कौन मौजूद है? आज हमारे साथ मौजूद होंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फरहान विर्क साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फरहान साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि शायद जिन लोगों के साथ अभी ये इस तरह की चीज़ें हुई नहीं, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मैं जेनेरिक की आपसे सवाल पूछूंगी कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका कितना बड़ा नुकसान है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की मिसालें तो हमारे पास रिसेंटली 10 सालों में बहुत ज्यादा हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास अरब स्प्रिंग है, जब अरब ममालिक में फेक न्यूज के जरिए प्रॉपर आग लगाई गई और आज तक उन ममालिक के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हो सके। शाम आपके पास एक एग्जाम्पल है इसकी प्राइम, कि इस मुल्क की जो जीडीपी थी आज से 10 साल पहले पाकिस्तान से भी ज्यादा थी और आज 10 साल के बाद उनकी टोटल जीडीपी सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गई है, जो कि उस वक्त 350 अरब डॉलर थी। तो इस तरह से पूरे के पूरे मुल्क तबाह किए गए हैं। उसके बाद ये आप बरतानिया के हालात देख लें, जो हालिया एहतजाज हुए, फिर फ्रांस में इसी तरह से फेक न्यूज के ऊपर एहतजाज हुए। तो इसका एक आलमी इम्पैक्ट भी है और बिलखसूस जब हम अपने हिस्से में देखते हैं और ये अरब दुनिया में देखते हैं तो यहाँ पर तो इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आता है। ठीक हो गया। और ये बताइएगा कि ये जो लॉज भी हैं, पीका एक्ट कवानीन हैं और इस तरह के लॉज बनाए गए गवर्नमेंट की जानिब से, क्या ये ठीक लॉज हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर काफ़ी हैं या फिर होने चाहिए मजीद भी?
ये देखिए, जहां तक इन लॉज का ताल्लुक है, ये एक महसूस तबका जो कि अपना चेहरा दिखाकर पाकिस्तान के अंदर से अपने अकाउंट्स ऑपरेट करता है, उन पर तो इनका इतलाक होगा। लेकिन जहां तक हम फेक न्यूज की बात करेंगे तो पाकिस्तान में जो फेक न्यूज ज्यादातर ओरिजिनेट होती है वो ओवरसीज से होती है। बाहर वो अकाउंट्स बैठे हुए हैं और वो ज्यादातर जाली अकाउंट्स है, उनकी आइडेंटिटीज ही हमें मालूम नहीं। तो पैका लॉज कैसे उन अकाउंट्स के ऊपर इतलाक होगा, कैसे वो लोग रुकेंगे, इसका हमारे पास कोई इस तरह से मैकेनिज्म मौजूद नहीं। तो जी हाँ, वो लोग जो कि शायद अपना चेहरा दिखाकर बात करते हैं, उन पर तो कोई फर्क पड़े, लेकिन फेक न्यूज जो मेजर चंक है वो बाहर से पाकिस्तान के अंदर आते हैं और उसको रोकना बड़ा मुश्किल। लेकिन फरहान साहब, अब सवाल ये है कि जिस तरह भी पीका एक्ट के हवाले से बात हो रही है, एक सहाफ़ती बिरादरी ने लंबे टाइम तक एहतजाज किया, अभी भी किसी हद तक कर रहे हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि मीडिया का गला घूंटा जा रहा है। और आपको पता है कि एक्ट तो तब बनाए जाते हैं या फिर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल कुछ और है। तो जिस तरह सोशल मीडिया की हम बात करें, वहाँ से इंफॉर्मेशन गलत फैलती है, तो फिर इस हवाले से क्या हम किस तरह से इस चीज़ का डिफरेंस करेंगे या बैलेंस करेंगे कि क्या लॉज होना चाहिए? जबरदस्त क्वेश्चन है कि फेक न्यूज को डिफरेंशिएट भी किस तरह करना है हमने। बिल्कुल, इस सिलसिले में मेरी चंद हुकूमती ओहदेदारों से बात भी हुई थी और उन्होंने जो एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि वो अब ये जो पैका लॉज है इनका दायरे कार सहाफी बरादरी के ऊपर नहीं कर रहे, और इसका जो कोर फोकस होगा वो लोग होंगे जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो हुकूमत इसके ऊपर एक डिस्टिंक्शन करने जा रही है, इसलिए उन्होंने स्टेक होल्डर से एक मुलाकात रखी है। तो इंशाल्लाह वो कोई हफ्ते 10 दिन तक वो एक मामला काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया फरहान विर्क साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, फेक न्यूज़ के हवाले से हमने बात करनी थी और डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे मुआशरे में फैल रही है, इस हवाले से किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है फेक न्यूज़ को। फरहान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।